बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों के हाथों भी महफूज रहें। आपको मालूम है कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का नैब रेफरेंस वापस होता है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आदम अमीन चौधरी जिसके अकाउंट्स फ्रीज हैं उस हवाले से पिटिशन मूव करता है। दो रुकनी बेंच उस केस की समाअत करता है और उसमें फैसला रिजर्व हो जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अक्सर जब फैसले रिजर्व होते हैं तो उनका डिसीजन थोड़ा लेट आता है। लेकिन डिसीजन क्या आएगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदार अब्दुल राजिक। वैसे तो ये सियासतदानों के, स्पेशली शेख रशीद के बहुत गर्विदा है, उनके वकील भी रहे हैं और उनकी वकालत भी करते हैं। लेकिन अब इनके पास जो केस आया हुआ है वो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मालिक आदम अमीन चौधरी का है। आदम अमीन चौधरी को ये डिफेंड करेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोग वन साइडेड प्रोग्राम करते हैं। हमने इससे पहले जो इफेक्टिव थे उनके वकील का भी साउंड बाइट चलाया और आपको बताया कि उनके वकील ने तो नैब के ऊपर सवालात उठा दिए हैं कि नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने पैसे लेके कोई गेम डाली है। लेकिन सरदार अब्दुल राजिक साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनसे इस हवाले से जानेंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट से एक पोंजी स्कीम थी, अवाम को लूटते थे। फिर नैब रेफरेंस दायर होता है, आदम अमीन चौधरी पाबंद सलासल रहते हैं, बेल होती है, अकाउंट्स अनफ्रीजिंग के लिए आपने एप्लीकेशन मूव की हुई है। क्या लगता है कि नैब रेफरेंस जब वापस हो गया तो क्या नैब अकाउंट्स फ्रीज रख सकती है? दो बातें। एक तो बुनियादी तौर पर ये जो केस था ये इल्ज़ाम ये था इनके ऊपर कि इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए रकम ली और कुछ अर्सा प्रॉफिट देते रहे और बाद में उनको प्रॉफिट शायद बंद हो गया, ये इल्ज़ाम था। लेकिन इनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि इनके ख़िलाफ़ जब तक ये स्मूथली अपना बिज़नेस कर रहे थे और लोग इन्वेस्ट कर रहे थे तो किसी को कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था और किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी। ये जब नैब ने सबसे पहले किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल से कंप्लेंट लिए बगैर इनको पहले एसएससीपी के एक कंप्लेंट पे इनको गिरफ्तार कर लिया, इनके खिलाफ इनके सारे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए और इनको जेल में बंद कर दिया। उसकी वजह से ये हुआ कि फिर इनके प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ भी शुरू हो गए, ज़ाहिर है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको भी वो प्रॉफिट आना बंद हो गए कि जो आदमी उस बिज़नेस को चला रहा था वो खुद जेल में चला गया। तो उस वजह से प्रॉब्लम्स आए। अब बाद में चूँकि लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आई उसके मुताबिक भी और वैसे भी ये सुप्रीम कोर्ट इससे पहले एक केस में 2019 में तय कर चुकी है कि जो किसी एग्रीमेंट की बुनियाद पे प्रॉफिट एंड लॉस की बुनियाद पे जो लोग बिज़नेस करते हैं या पैसे की ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो वो अगर उनका कहीं कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो उसमें कोई क्रिमिनल लॉ जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकता, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। सिर्फ़ अगर किसी की ग्रीवेंस है तो वो सिविल कोर्ट में जाके अपना एस्टेब्लिश करके क्लेम तो उनसे पैसे ले सकता है। अब ये इनका केस जो है अब लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद तो नैब ने उसको वापस कर दिया, नैब कोर्ट ने। जब अदालत ने वो केस वापस कर दिया कि ये अब नैब के इख्तियार से बाहर हो गया है और ये केस अब नैब का नहीं बनता। यानी जो नै इनके ऊपर जुर्म था, वो नैब की अदालत ने ये फैसला किया कि वो नैब ऑर्डिनेंस का जुर्म है, वो इनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, तो वो रेफ़रेंस वापस हो गया। अब वापस होने का जो इफ़ेक्ट है, वो ये है कि इस वक़्त इनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ नैब ने उस केस की पेंडेंसी की वजह से वो फ्रीज़ की हुई थी, वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो डी-फ्रीज़ हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नैब जो है वो इनकी उन प्रॉपर्टीज़ को डी-फ्रीज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इनको अदालत में जाना पड़ा और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इस केस की समाअत मुकम्मल कर ली है और उन्होंने इसका फ़ैसला रिज़र्व कर लिया है। हमें यकीन है कि चूँकि कानून इसमें बड़ा वाज़ेह है और नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 13 एफ है, जो 12 एफ है, जो बड़ा क्लियरली ये कहती है कि ऐसी सूरत हाल में कि जब केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं मज़ीद वो फ्रीज़ नहीं रह सकती। तो होपफुली इनका एक बेहतर रिज़ल्ट आने वाला है और जो इनका मौक़िफ़ है वो ये भी है कि जो जिन लोगों ने इनके साथ जेन्युइनली पार्टिसिपेट किया है इन्वेस्टमेंट में और उनका कोई जेन्युइन क्लेम है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ जब डी-फ्रीज़ होंगी, तो ये उसको सेटल करेंगे। यानी इनका मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने किसी को चीट नहीं किया, ना कोई ऑफ़ेंस कमिट किया है। वो सिर्फ़ नैब की प्रोसीडिंग की वजह से और इनकी गिरफ़्तारी की वजह से, वो लोगों के साथ इनका ट्रांज़ैक्शन ख़राब हुई। नहीं सरदार साहब, देखें हर वकील अपने जो क्लाइंट होता है उसको डिफेंड करता है, जिस तरह आप आदम अमीन चौधरी को डिफेंड कर रहे हैं। अगर आदम अमीन चौधरी इतना ही कानून का
पाबंद होता या उसकी पासदारी करता तो वो कभी ये गैर कानूनी काम नहीं करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नो डाउट फैसला रिज़र्व किया है, ठीक है? लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि हम पार्लियामेंट को कुछ नहीं कह सकते, पार्लियामेंट के जो लोग हैं उनको आप ही इलेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने नैब और एफआईए के हवाले से भी कुछ रिमार्क्स दिए थे, जहाँ ज़ेब बरवाना साहब ने अपना डिफेंड लिया था। लेकिन जो पीटीआई ने नैब अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और लास्ट हियरिंग पे आपको मालूम है एफआईए के हुकाम भी पेश हुए थे, पुलिस के हुकाम भी पेश हुए थे। जो ये 2 इदारों के लोग पेश हुए थे, इनको क्या डायरेक्शन दी गई है? क्योंकि कुछ लोग आप देखें सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम देखें तो पेंडेंसी जो चल रही है, 5 लाख केसेस अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और अब कोई वकील साहब हैं या कोई किनका वॉइस नोट वायरल हुआ, वो कह रहे हैं जी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। तो मुझे आप एज़ अ लॉयर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या लगता है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में कोई अफेक्टी जाता है, वो मूव करता है पिटीशन, उसकी फिक्स हो जाएगी? देखिए, बात ये है कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी को कोई डायरेक्शन पास नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला अवेटेड है। जब वो फ़ैसला आएगा तो उसमें पता लगेगा कि वो कोई डायरेक्शन है या नहीं है और किसको क्या डायरेक्शन है। तो इसलिए उसके रिटन ऑर्डर आने से पहले अगर कोई ये कहता है कि ये डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन होगी है, वो टोटली गलत है और ऐसी कोई बात नहीं, उसका बेबुनियाद बात है। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई डायरेक्टली नहीं जा सकता। उसके लिए नीचे मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं। कोई लोग नैब में गए थे और नैब का प्रोसीडिंग कल्विनेट हो गई इनटू डिस्पोजल ऑफ केस। तो अब इस वक्त तो कोई केस इनके खिलाफ मौजूद नहीं है और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। तो अगर किसी की कोई ग्रीवेंस होगी, वो जो उस ग्रीवेंस के मुताबिक जो मुतलका फोरम होगा उसी में जा सकता है। अच्छा सरदार साहब, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि जब तक लालची ज़िंदा है, ठगबाज़, नौसरबाज़ भूखा नहीं मरेगा। आप वकील हैं आदम मोमिन चौधरी के बहुत करीब, क्योंकि जब वकील, डॉक्टर, ये वो पेशा है कि जब यहाँ पे लोग आते हैं तो कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर अकाउंट्स अनफ्रीज़ होते हैं तो आदम मोमिन चौधरी जो अफेक्टीज़ हैं, क्योंकि जो अफेक्टीज़ के वकील हैं उनको खुद भी नहीं पता कि एप्लीकेंट्स कितने हैं, कभी वो 26 कह रहे हैं, कभी 101 कह रहे हैं। इस हियरिंग में कोई एप्लीकेंट सामने आया था, और क्या आदम मोमिन चौधरी वाक़ई ही अफेक्टीज़ को पैसे रिटर्न करेगा? आदम मोइन चौधरी जो हैं वो उन्होंने तो कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी है कि उन्होंने कहा है कि मेरा कोई जुर्म करने का, किसी किस्म को किसी को चीट करने का कोई इरादा भी नहीं था। और अगर किसी का जेन्युइन क्लेम है और वो अराइज आउट हुआ है मुझे एक झूठे केस में फंसाने की वजह से, तो वो उसका जेन्युइन क्लेम मैं सेटल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चूंकि ये अब हैंडीकैप हैं, इनके तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, इनके बैंक अकाउंट्स, जो सारा कुछ जो है वो फ्रीज़ है। तो जब तक वो डिफ्रीज़ नहीं होता तो इनके पास ये पोजीशन में नहीं है कि किसी को कुछ कंपनसेट कर सकें। लेकिन ये तैयार हैं कि अब इनका कोई ऐसा जो इनकी स्टेटमेंट है, जो इनका मौक़िफ़ है और जो कोर्ट में भी हमने बताया है, तो उसके मुताबिक किसी का भी जेन्युइन क्लेम होगा सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, वो इंशाल्लाह ये क्लियर करने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल सरदार साहब, क्या समझते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हर वकील अपने क्लाइंट को डिफेंड करता है, आपके नज़दीक आपने बिल्कुल एक वो रोल अदा करना है कि ना आपने आदम मोमिन चौधरी को देखना है, ना अपने क्लाइंट्स को देखना है। आप ये बताएँ कि जो नैब ऑर्डिनेंस अभी पास हुआ है, 4th अमेंडमेंट जो आई है, इसके बाद क्या ये केस पेंडिंग रह सकता है? और अ, डिसीजन क्या आएगा? देखिए, जो नैब की अमेंडमेंट्स आई हैं, एक लॉयर की हैसियत से मुझे खुद उस पे बड़ी रिज़र्वेशंस हैं और मैं कई बातें उसके ऊपर बात कर सकता हूँ कि उसमें किस तरह एक नैब के कानून को बिल्कुल ही नैब के इदारे को भी मफलूज कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक इनके केस का ताल्लुक है, उसमें ये इस इन अमेंडमेंट्स के बाद, और बल्कि मैं आपको, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के मुताबिक इन अमेंडमेंट से कतई नज़र इनका केस जो है, अगर किसी का क्लेम है तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है, नैब का ऑफेंस नहीं बनता। तो इन अमेंडमेंट्स के बाद तो इनका केस खत्म हो गया। तो क्या लगता है डिसीजन क्या आएगा? देखिए, डिसीजन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये डिवीज़न बेंच पहले, इनकी पहली जो रिट पिटीशन थी, उसमें ये फैसला कर चुका है कि इनके खिलाफ अब कोई केस पेंडिंग नहीं है और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के मुताबिक वो अब डी फ्रीज हो चुकी हैं प्रैक्टिकली। लेकिन इनको एक रिटन ऑर्डर चाहिए अकाउंट सेपरेट करने के लिए। तो वो ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लियर है। उसकी रोशनी में इसमें भी जजेस का जो उनके ऑब्जर्वेशंस थी और उनके जो रिमार्क्स थे वो बड़े क्लियर थे कि जो बेनिफिट इनको अक्रू हो चुका है कानून के मुताबिक, वो इनसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता।
बहुत शुक्रिया सरदार साहब। नाज़रीन, सरदार अब्दुल राज़िक वो तो ये बता रहे हैं कि अकाउंट्स अनफ्रीज़ होंगे। अब डिसीज़न कब आता है, कल आता है, परसों आता है। अक्सर होता ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब डीबी या लार्जर बेंच कोई फैसला रिज़र्व करता है, तो वो 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते लग जाते हैं। वो 1 या 2 पेजेज़ का डिसीज़न नहीं होता, उसमें तमाम मामलात लिखने पड़ते हैं। अब जिस तरह सरदार अब्दुल राज़िक तो ये कह रहे हैं कि आदम मोमिन चौधरी ने अंडरटेकिंग बयान हल्फी को कहते हैं, वो भी अदालत में जमा करवाया है कि जितने भी इफेक्टिव हैं, अगर अकाउंट्स अनफ्रीज होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं अनफ्रीज होती हैं, तो तमाम जितने भी इफेक्टिव हैं, क्योंकि अभी तो अपेरेंटली जो इफेक्टिव सामने आए हैं वो 30 से 40 आए हैं, लेकिन जो मेन इफेक्टिव हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी वो आदम मोमिन चौधरी के खिलाफ सामने नहीं आए। कब डिसीजन आएगा? जब भी डिसीजन आता है, होपफुली आदम मोमिन चौधरी के हक में आता है या नहीं आता, जो भी बात होगी आपको उस वक्त आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।